वेलकम बैक। प्रोग्राम आप देख रहे हैं हमारे मेहमान, और आज मेरे साथ मेहमान हैं कराची, पाकिस्तान से रोशनियों का शहर कभी हुआ करता था। आजकल तो सुना है कि अंधेरे ज़्यादा होते हैं, लेकिन पहले से सूरत हाल बेहतर हो गई। अब इतनी लोड शेडिंग नहीं है जैसा कि माजी में पाकिस्तान में कराची में हुआ करती थी। तनवीर आफरीदी साहब इस वक्त कराची में बैठे हैं, मैं यहाँ न्यू जर्सी में अपने स्टूडियो में बैठा हुआ इनसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। तनवीर आफरीदी, आप वक्फे पे जाने से पहले अदब के हवाले से बातें हो रही थी, और अदब के साथ साथ शायरी जो है अदब का हिस्सा है। आप अपने गाने खुद लिखते हैं या शोरा से लिखवाते हैं? मैं वैसे तो बिलीव करता हूँ कि जो भी काम करे वो प्रोफेशनली करे। सही। कभी कभी मैं खुद लिखता हूँ। जैसे मेरा एक गाना है बड़ा मशहूर, दिल तेरे नाम जान तेरे नाम, और एक आप पैट्रियाटिक सॉन्ग की बात कर रहे थे, हमसे पहले भी हमारे बाद भी उसके बाद भी और उसके बाद भी, ये मैंने खुद लिखा है। परचम तो लहराया है, परचम तो लहराएगा और यूं चलेगा, ये मैंने लिखा है। तो इस तरह कुछ गाने मैंने अपने खुद लिखे हैं। पंजाबी गाने मेरे ज्यादातर, एक चाचा होते थे एस एम मुशरफ साहब, सरदार वसी मुशरफ, क्रिश्चियन कम्युनिटी से उनका ताल्लुक था, तो वो उन्होंने लिखे थे, मेरे गुड्डी मेरी सजना दे कोठी उत्ते चढ़ गई। ये चाचा मेरा ब्याह ना करी, एक बड़े अच्छे पंजाबी अदबी शायर थे, मकसूद वजीराबादी। बेचारे बीमार थे, उनका इंतकाल हो गया, वजीराबाद से बिलोंग करते थे और अहमद नदीम कासमी साहब के बरखुरदारों में थे। तो उनकी किताब थी ख्वाबद बंजारे, वो मेरा एक दोस्त है फैयाज इस्लामाबाद में, तो उसने मुझे दी थी वो किताब। मैंने उसमें से वो जब कलाम निकाला तो उसमें वो लिखा हुआ था कि मैं लंदनों में लियानी कुड़ी पिंडी में गल नहीं पानी, ओ चाचा मेरा बयान है। उसमें एक और भी गाना था जिसकी मैं तर्ज बना बैठा हूँ, वो मैं रिलीज करूंगा इंशाल्लाह। पैसा पैसा मंगण वाले लखा वाले हो गए ने, मेरे शहर दे सारे अन्ने अखा वाले हो गए ने। वाह, पैसा सबसे बड़ी आंख है, पैसा सबसे बड़ी पावर है जी। हाँ। अच्छा तनवीर, आप ये बताइए कि आज के दौर में बहुत से नए गाने वाले आए और ऊट पटांग गाने भी आ रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो आज के मौसीकी का फरोख तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस किस्म की मौसीकी मार्केट में आ रही है, क्या आप इससे मुतमईन हैं? देखिए, एक होता है जूस जो मैंगो से निकालते हैं, ऑरेंज से निकालते हैं, है ना, ओरिजिनल किन्नू को उसमें जूसर में डाल के निकालते हैं या मैंगो से निकालते हैं। एक होता है फ्लेवर, सही, वो फ्लेवर होता है मसनूई। आपको मैंगो जैसी कोई चीज वो पिला देंगे, लेकिन वो मैंगो नहीं होगा। सही, ठीक है। तो ये जो मौजूदा मौसीकी है, ये डिजिटल मौसीकी है। ठीक है, पियानो जो है वो एक मशीन बजा रही है, हाथ नहीं बजा रहे। और पियानो में हर चीज मौजूद है। उस कीबोर्ड में देखिए ना, वो तो एक कीबोर्ड है ना, उस कीबोर्ड के अंदर पियानो भी है, स्ट्रिंग्स भी हैं, स्ट्रोक भी है, फ्लूट भी है, सारंगी भी है, तबला ढोलक भी है, ड्रम भी है, सब कुछ है। तो हर साज की एक फील होती है। सही। और वो फील उसके बजाने वाले के पास होती है। ठीक है, वो जो आदमी ड्रम बजा रहा होता है वो उसका एक्सपर्ट होता है, उसने पूरी जिंदगी लगा के वो काम सीखा होता है। उसकी वो ज़रबों को, मतलब उसके पाँव की जो थकावट है उसका भी अजर शामिल होता है गाने में। सही। उसके जो कंधों का जो दोहरा होना होता है ना, जो वो स्टिक्स से बजा रहा होता है बैठा हुआ पूरी पूरी रात बैठ के, उसका भी अजर उस गाने में शामिल होता है। जो तबले वाला जो अपने ये जोड़ दुखा कर पसीने निकाल कर जो गाने में अपना खून पसीना शामिल करता है, उस खून पसीने का भी अजर उसमें होता है। सही। उस गाने को मिलता है। तो वो जो 15, 20, 25, 30 जो अरवाह शामिल होती है ना उस गाने के अंदर, वो अब नहीं होती। सही। अब वो डिजिटल होता है, एक आदमी बजा रहा होता है, वही अकले कुल होता है, वही सब कुछ करता है, और सब कुछ वो मसनूई करता है। तो आप बेसिकली बुनियादी तौर पर मुतमईन नहीं है आज जो म्यूजिक की हो रही है, इसकी लाइफ ज्यादा आपको नजर नहीं आती? मैं एक बहुत बड़ी तहरीक चलाऊंगा इस पर कि अब आने वाले दिनों में साज जो है वो ओरिजिनल बजेगा। और इस सिलसिले में मैं काउंसलिंग करूंगा पूरी दुनिया के फनकारों, और जितना भी डिजिटल म्यूजिक है इसको मतरूक होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बददियानती है। डिजिटल म्यूजिक जो है ये म्यूजिक नहीं है।
म्यूजिक वही है जो हाथ से प्ले होगा, और जो साज है, मतलब जो खाल है, जो स्किन है, स्किन के ऊपर अगर घुम करके हाथ लगता है, ठीक है, और स्किन के ऊपर अगर स्नेयर के ऊपर जो जरब लगती है स्टिक से, वो मसनूई तरीके से कहाँ उसकी फील पैदा की जा सकती है। पीतल से निकलने वाली जो आवाज होती है ब्रास इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है, मतलब वो उसमें एक सांसों का तूफान होता है, सुरीली सांसों का तूफान होता है बजाने वाले, उसकी डेप्थ होती है उसकी फील की, उसका जो मजा लेकर वो बजा रहा होता है, उसका सीना दुखता है, उसकी पसलियां दुखती हैं, तब वो गाना बनता है, तब वो गाना बनता है। आप समझते हैं कि ये जो कीबोर्ड है ये म्यूजिक में बदयांती हो रही है? ये इसने बेड़ा गर्क कर दिया, ये मुसलसल डिसेंडिंग पे लेकर आया है मौसीकी की फ्लाइट को। तनवीर साहब, एक सवाल यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि चले, आपने कहा कि मसलन एक पूरी टीम होनी चाहिए बजाने वालों की, तब गाने की रूह निकल कर आती है, ठीक है सर। कोक स्टूडियो बहुत सारे म्यूजिशियन के साथ बैठा हुआ काम कर रहा है, तो कोक स्टूडियो के मेयार को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, कोक स्टूडियो का मेयार तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो डिलीवर कख भी नहीं कर रहा। सही। पूछे क्यों? क्योंकि कोक स्टूडियो ट्रेडिशनल फोक जो है वो सुना रहा है आपको, ठीक है, जो सदियों से हम सुनते आ रहे हैं, उसको कोक ने मुझे कोक स्टूडियो से जो एक इख्तलाफ है, ठीक है, उसने म्यूजिशियंस को काम पे लगाया, एक रोजगार के मौके हुए, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसने पाकिस्तानी फोक को अपने ब्रांड पोजीशनिंग के मातहत कर दिया। देखिए, ये मेरा शोबा है, मैं एडवर्टाइजिंग का भी आदमी हूँ, मैं अपना कॉपी राइटर, कॉन्सेप्ट राइटर, और मैं बहुत काम करता हूँ मैं उस शोबे के साथ। तो मुझे पता है कि ये जो साहूकार होता है ना भाई, वो बगैर अपने मफाद के किसी चीज की भी खिदमत नहीं करता। कोका कोला एक ब्रांड है, ठीक है, और वो अपनी ब्रांड पोजीशनिंग के लिए, अपनी ब्रांड के लिए, अपनी ब्रांड की इक्विटी को बढ़ाने के लिए वो पैसे लगाता है। ठीक। तो वो क्या करता है, कोक स्टूडियो देखने के बाद, कोक स्टूडियो में गाना सुनने के बाद आपको सिर्फ कोक स्टूडियो याद रह जाता है। आपके जहन में वो फनकार, आपको फनकारों के नाम भी नहीं याद होंगे कि यार ये कौन खड़े हैं। वो इतनी मतलब मध्यम लाइट में उनको गुजार देते हैं बेचारों को, और वो जो साथ में उनके क्वायर कोरस कर रहे होते हैं बेचारी खूबसूरत खूबसूरत बच्चियां, और वो एक पूरी सब कुछ आपको सिर्फ कोक स्टूडियो याद रह जाता है, और कोक का नाम याद रह जाता है। उसके बाद आपको कोक स्टूडियो ने अगर इस अपने पूरे ये 5-6 साल, कितने साल हो गए इनको जितने भी करते हुए, इसमें आप मुझे बता दें 5 ओरिजिनल नए गाने दिए हों आपको, तो मैं कहूंगा कोई कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने। सही बात है। तो कोक स्टूडियो मेयार में तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप समझते हैं कि वो कुछ डिलीवर नहीं कर रहा जो उसको म्यूजिक के लिए डिलीवर करना चाहिए था। जो उसको चाहिए ना, वो तो वो ले रहा है। सही। ठीक है, ये पाकिस्तान की, दुनिया की ह्यूमन हिस्ट्री में ये पहला वाकया हुआ है कि किसी कौम का कौमी तराना किसी ब्रांड के छतरी के नीचे खड़ा कर दिया गया हो लाके। इस पर मैंने बहुत शोर मचाया, और इस पर तो लीगल पिटीशन बनती है डालनी कि यार कौमी तराना जो है वो किसी ब्रांड के नीचे आप कैसे ला सकते हैं इसको। कोक स्टूडियो ने क्यों कौमी तराने को अपनी ब्रांड पोजीशनिंग के अंडर लाके खड़ा किया? वो कौमी तराना जो है वो किसी ब्रांड के साथ एसोसिएट किया जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ा फाउल हुआ है, क्योंकि देखिए कॉर्पोरेट क्लाइंट को किसी से मोहब्बत नहीं होती, ना फन से, ना सकाफत से, ना आदमी से, ना औरत से, उसको सिर्फ धंधे से मोहब्बत होती। सही। तो वो धंधा करता है। पाकिस्तान का कौमी तराना धंधा करने की चीज नहीं है, सही है, धंधे में इस्तेमाल होने की चीज। आपकी बात जारी रखूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप पाकिस्तान के बहुत ही नामवर, बल्कि बर्रे सगीर के नामवर मूसीकार जनाब निसार बज़मी के शागिर्द हैं, तो कुछ ना अपना हारमोनियम संभाल के कुछ हमारे सुनने वालों को कुछ कोई एक आध मुखड़ा कुछ सुनाइए, ताकि थोड़ा सा गुफ्तगू का रंग तब्दील हो, फिर आपसे अगला सवाल किया जाए।
जरूर। कोई यूं भी रूठता है, माना मेरी खता है, मगर अब मुआफ कर दो, मगर अब मुआफ कर दो, बखुदा ये सर झुकाए, जो सजा भी तो बजाए, मगर अब मुआफ कर दो, मगर अब मुआफ कर दो। क्या कहने, वाह वाह। तो निसार बज़मी साहब की मौसीकी थी ये? जी, ये फिल्म आज का गीत था, जी जी जी। अहमद रुश्दी साहब और मलिका तरन्नुम साहिबा का। बड़ा खूबसूरत गीत था, मोहम्मद अली बड़ा और अच्छा। शबनम, मोहम्मद अली और शबनम मेरे ख्याल से। जी, मोहम्मद अली और शबनम साहिबा पे पिक्चराइज था ये। चलिए, बड़ा आपकी अपना, आपने ये, आपका अपना पसंदीदा कौन सा शोबा है? गजल आप ज्यादा गाते हैं या हल्की फुल्की मौसीकी लेते हैं या पॉप म्यूजिक को? आप ज्यादातर किस शोबे को पसंद करते हैं अपने लिए? देखिए, मैं आया तो गजल गाने था, लेकिन उस वक्त मेहदी हसन साहब भी हयात थे जब मैं सीख रहा था। सही। ठीक है, गुलाम अली साहब को अल्लाह जिंदगी दे। मैंने इतने बड़े बड़े लोगों को सुना, गजल गाने वालों को, मेरी हवा ही निकल गई। मैंने कहा यार, ये बहुत ही मुश्किल काम है। और फिर मैं फिल्मी मौसीकी के इन्फ्लुएंस में आ गया, और मैं फिल्मी मौसीकार का शागिर्द हुआ। उस्ताद जी खुद मुझे गजल सिंगर बनाना चाहते थे, लेकिन मेरी कुछ जरूरियात थी, कुछ मजबूरियां थी, कुछ मामला थे। मैं जल्दी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता। सही। तो मैंने फोक की डोमेन को उस जमाने में, ये भंगड़ा और ये सब चीजें जो है वो चुन ली। उससे ये हुआ कि मैं जल्दी मार्केट पे आ गया। अभी आपने ये कहा कि आप बुनियादी तौर पर गजल गाने के लिए आए थे, लेकिन जब आपने गुलाम अली साहब और मेहदी हसन खान साहब को फील्ड में देखा तो आपने कहा आपकी हवा निकल गई। जबकि साहब, ये दुनिया में जो इंसान के आने और जाने का सफर है, ये तो चलता रहेगा। एक दिन, आज मेहदी हसन खान साहब हमारे पास नहीं है, उनके शागिर्द हैं जनाबे गुलाम अब्बास साहब। तो मसलन फनकार को ये देख कर के मैदान खाली नहीं करना चाहिए कि मुझसे बड़े मौजूद है, आपको अपना रास्ता बनाना चाहिए था। क्या कहेंगे इस हवाले से? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे उस वक्त इतनी अकल नहीं थी। अच्छा। उस वक्त इतनी अकल नहीं थी, बचपना भी था और जल्दी हिट होने का जुनून भी था। ये एक बहुत बड़ी एक मिस्टेक हुई, और हमने बड़ों की बात नहीं मानी उस वक्त। जल्दी हिट होने के चक्कर में शॉर्टकट मारा। हिट तो हो गए उस वक्त, नाम हो गया, पैसे भी कमाने लग गए, गाड़ियां वाड़ियां भी सब ले ली, और घूमना फिरना भी शुरू हो गया, बाहर के टूर भी हो गए। लेकिन आज जो वो तिश्नगी महसूस होती है, लेकिन ये है कि मैंने साथ साथ तरबियत अपनी जारी रखी। तमीर कभी भाई, भी तरबियत से अभी कोई वक्त बहुत ज्यादा नहीं गुजरा। माशाल्लाह, आप जवान आदमी हैं। मसलन अमेरिका में तो 60-65 साल के आदमी को तो इज वेरी यंग, टू यंग। तो भाई, आप भी माशाल्लाह यंग आदमी हैं। और तो मसलन इस सिलसिले को जारी रखें, कोई ऐसी मार्कतुल आला गजल गा कर कोई धमाका कीजिए, कोई मसलन कोशिश तो कीजिए कोई। आरिफ भाई, इंशाल्लाह मेरा एक प्रोजेक्ट है जो बहुत जल्दी मैं शुरू करने वाला हूँ। मैं जॉन इलिया साहब पे काम कर रहा हूँ, और उनकी गजलों को एक अच्छे, मतलब वो गजल हल्की फुल्की गजल होगी। यानी वो जो अपना रास्ता बनाने वाली आपने बात की है ना, उसमें, क्योंकि देखें, गुलाम अब्बास भाई मेरे भाई हैं, और मैं उनसे मेरा बड़ा प्यार है, ताल्लुक भी है। एज कंपोजर मैंने उनको गवाया है। अच्छा, माशाल्लाह। गुलाम अब्बास भाई को मैंने गवाया एज कंपोजर। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी दो आइटम मेरे उन्होंने गाए रेडियो पाकिस्तान के लिए। और मैंने शौकत अली साहब को भी गवाया एज कंपोजर। अब वो गजलें जो है इंशाल्लाह आप जल्दी मेरी सुनेंगे। बल्कि मैं आपको एक पुरानी गजल जब मैं गाया करता था, तो उस वक्त की एक मैं चीज आपसे शेयर करता हूँ, एक अंतरास्थाई में आपको सुनाता हूँ। इरशाद फरमाइए। इनायत कम मोहब्बत कम, क्या कह रहे हैं? वफा कम, इनायत कम मोहब्बत कम, वफा कम, मोहब्बत कम, वफा कम,
मिला सब कुछ हमें लेके, मिला तम तम नायक तम, मोहब्बत तम वफा चलो यूं ही सही हम बेवफा हैं, चलो यूं ही सही हम बेवफा हैं, मगर है बेवफा तुझसे जरा कम कम इनायत कम, वाह 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 वाह, वफा क्या कह कम, क्या कह, बहुत खूबसूरत। अभी आपने तस्करा किया आपके उस्ताद का, और आपने कुछ नाम लिए, लाला अताउल्लाह ईसा खेलवी और अपना गुलाम अब्बास साहब, शौकत अली साहब, मतलब बहुत ही मोहब्बत करने वाले इंसान हैं ये सारे के सारे। और आपको याद होगा एक शख्सियत में एक वाकया इस वक्त बताना चाहता हूँ। यकीनन आप भी अपने उस्ताद मोहतरम मरहूम वक़ूर जनाब निसार बज़मी साहब की बहुत आज तक इज्जत करते हैं, और यही वजह है कि आप उनके हवाले से एक किताब लेकर आ रहे हैं। एक वाकया याद आ रहा है जो मैं अपने तमाम ही देखने और सुनने वालों के साथ साथ आपके साथ भी शेयर करूंगा। इब्राहिम खान साहब का नाम आपने सुना होगा, आर्ट्स काउंसिल में अक्सर देखा होगा, हमारे साथ रेडियो पे हुआ करते थे। सरदार खान साहब के साहबजादे, म्यूजिक का बहुत बड़ा नाम, जी जी, बहाउद्दीन कव्वाल और ये सब ये फैमिली है सारी। हम शहजाद अहमद साहब जो कि पाकिस्तान के बड़े अच्छे शायर, उनकी शिजान में तकरीब थी तो हम रेडियो से उठ के गए, इनाम सिद्दीकी साहब, अजीम सरवर साहब, हम सब उठ के शिजान पहुंचे। इब्राहिम खान साहब भी हमारे साथ थे। हम एक रो में बैठ गए। थोड़ी देर में मैंने देखा कि शौकत अली साहब आए और इब्राहिम खान साहब के पाँवों से लिपट गए। वो, मैं मोहब्बत का ये अंदाज देख के बड़ा हैरान और परेशान। मुझे ये जरूर पता था क्योंकि इब्राहिम खान साहब हमारे साथ स्पोर्ट्स में प्रोग्राम किया करते थे रेडियो पर, तो मुझे ये पता था खान साहब का म्यूजिक से बहुत गहरा ताल्लुक है, लेकिन और बाकी कुछ नहीं पता था। मैंने इनाम भाई से पूछा, अल्लाह ताला उनकी भी मगफिरत करे, इनाम सिद्दीकी साहब। मैंने कहा इनाम भाई ये सारा सिलसिला क्या है, हल्के से पूछा। कहने कि भाई खान साहब के वालिद जो हैं सरदार खान साहब शौकत अली के उस्ताद हैं। मैं हैरान रह गया, सर उस्ताद की औलाद की ये ताजीम अनबिलीवेबल थी फॉर मी। तो बहुत बड़ी बात है सर ये, और शौकत अली साहब खुद भी बहुत नफीस इंसान है। अब भी अक्सर, बहुत पढ़े लिखे आदमी, हाँ, अब भी मेरी उनसे अक्सर बात होती है। बुजुर्ग हो गए, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन। बहुत नस्तालिक आदमी है, बहुत बहुत नस्तालिक। ऐसा वोकलिस्ट के 3 सप्तक में उनका गाना जो है वो घूमता है और सब जगह उनकी वोकल बॉडी जो है वो एक जैसी रहती है। सर वो शेर है। इतने सेंसेबल आर्टिस्ट मैंने बहुत कम देखे। कराची में अगर आपको याद हो, आपको नहीं याद होगा इतना, वासिक नईम साहब जो आजकल ये मार्केटिंग की दुनिया में है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, इनका एक पहले वीआईपी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, फिर उन्होंने एक वीआईपी क्लब बनाया और उसके तहत अक्सर फंक्शन हुआ करते थे। तो बागी जिना में एक बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा था उस वक्त, ये मुत्तहदा का बड़ा जोर था। तो शौकत अली खान साहब पंजाबी में वहाँ गा रहे थे, तो कुछ लोग स्टेज पे पाकिस्तान का झंडा लेकर चढ़ गए। शौकत अली साहब ने सूरत हाल को देख के गाना छोड़कर पाकिस्तान का कौमी तराना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि भाई ठीक है, आप अगर नहीं चाहते वो बात, ठीक है मैं ये गा रहा हूँ, खामोश हो जाए। बहरहाल वो जलसा बड़ा खराब हुआ, लेकिन मैंने कहा कि ये बड़े सेंसेबल, बड़े पढ़े लिखे, बड़े अच्छे फनकार हैं। ये बताइए कि आपके जाती और पसंदीदा फनकारों में, पुरानों में 5 नाम बता दीजिए और नयों में कुछ नाम बता दीजिए। 5 मेरे ख्याल से नहीं होंगे ऐसे, तो कुछ नाम बताइए कि मसलन कौन कौन से आपके पसंदीदा फनकार। मेरे पुराने लोगों से ज्यादा ताल्लुकात हैं क्योंकि मैं पुराने लोगों से सीखता हूँ, उनसे अकीदत रखता हूँ और मैं समझता हूँ कि नफे का सौदा यही है कि पुरानों के साथ बैठा जाए। सही है, आदमी तो मतलब बुजुर्गों में बैठे तो आदमी खुद यंग यंग लगता है। तो एक तो ये बात तो अपनी जगह है, लेकिन दूसरी बात यह है कि मेरे हमअसलों के पास कुछ है नहीं देने के लिए। सही।
आज अगर गाना हिट नहीं हो रहा ना, तो उसमें नौजवान का कसूर नहीं है, सही। उसमें कसूर है उस सिस्टम का जो उसको मिला हुआ है। हम्म, आज इश्तहार लिखने वाले आदमी से गाना लिखवा रहे हैं, हम्म, वो नगमा निगार की डोमेन थी जो वो गाना लिखता था ना, सही। प्यार करके हम बहुत पछताए, सही। ये शायर की अस्थाई थी। चलो अच्छा हुआ तुम हम्म, भूल गए, वो फयाज हाशमी थे, हैं जी। जदों हौली जई लैने मेरा ना, क्या मैं था मर जानिया है। ये तनवीर नकवी की लाइन थी। तो वो आप किसी रूटीन के लक्स साबुन के और किसी के जिंगल लिखने वालों से अगर आपको गाने की अस्थाइयां लिखवाएंगे, तो वो बेचारा तो प्रोडक्ट, वो तो इमला लिखता है, वो तो ब्रीफ के मुताबिक गाना लिखता है। वो हम्म, कहते हैं ये लाइन काट दो, वो काट देता है। तो हम्म, जो फिल्मी नगमा निगार थे, जब एक गाना बन रहा था, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, उसूल की और वजादारी की बात बताता हूँ। हम्म, वजाहत अतरे भाई हमारे बड़े नामवर मौसीकार हुए फिल्मों के। सही। तो एक दौर ऐसा आया उनकी जिंदगी में कि बड़े जवाल पजीर थे, तो उनको काम कोई नहीं दे रहा था। तो उस दौर के अंदर इन्होंने जनाब बड़ी मुश्किल से ख्वाजा परवेज साहब की सिफारिश पर, हैदर चौधरी साहब डायरेक्टर होते थे, उन्होंने एक फिल्म इनको दी। उस फिल्म का नाम था नौकर बोटी था। सही। तो वो फिल्म इनको दी, और क्लाइमिक्स वाला गाना जब बनने के लिए गया तो उस पर इसी से शुरू कर रहे थे शायद वो। क्लाइमिक्स वाला गाना जो था वो इन्होंने ख्वाजा परवेज साहब ने लिखा। सही। जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बनी, किते भी ना प्यार मिलया है, जिंदगी तमाशा बनी। क्या ये कहना। गाना आपको याद होगा। यकीनन। ये एक बिल्कुल उस जमाने की एक नौखेज फनकारा थी, अफशा बेगम, उनसे ये गाना गवाया गया। हम्म, और जब ये गाने की ट्यून बन गई और ये गाना रिकॉर्ड, ये गाना वो सुनाने के लिए गए कि जी ये शायरी है और ये गाना है, ये तर्ज है, और ये है वो क्लाइमेक्स पे जब मुमताज जहर खा लेगी तो ये गाना वो पिक्चराइज होगा उसके ऊपर। हम्म, तो हैदर चौधरी कहने लगे कि ये तो गाना ही बिल्कुल मरा हुआ बैठा हुआ गाना है, ये तुम क्लाइमेक्स के हिसाब से तो वो बड़ा बैंग्स और बड़े वो और बड़ा वो उसका बड़ा हाइपर गाना चाहिए। हम्म, तो उन्होंने कहा कि देखें जी, खुदा का वास्ता है आपको, ये जुल्म ना कीजिएगा, ये गाना हर सूरत हिट है। उन्होंने कहा यार तेरे को कम शम है कोई नहीं, तू मतलब तुझे कोई ले नहीं रहा, तेरी फिल्में पीछे नहीं चली, अब तू मतलब मुझसे मुझे बताएगा हम्म, कि हिट गाना कैसे होता है। कहने लगे भाई तुझे काम दिया है, तू कुछ और बना दे, तेरी मेहरबानी। सही। वो कहने लगा नहीं चौधरी साहब, गाना तो एहो ही होएगा, हम्म, नहीं तो मेरे वालों माजरत है। सही। ख्वाजा परवेज साहब ने भी कलम रख दिया और उन्होंने कहा सर जी फिर मेरे वालों भी माजरत। तो वो उठ गए। अब हैदर चौधरी क्रिएटिव आदमी थे, उन्होंने जब दोनों इतने बड़े बड़े फनकारों की जिद देखी, तो उन्होंने कहा कि अब आओ यार, चलो मैं थोड़ी मन लेना, लेकिन जे फिल्म मेरी फ्लॉप हुई तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ छड़ना कोई नहीं। हम्म, तो उसके बाद नौकर बोटीला जब लगी, तो फिर पूरे पंजाब की औरतें जो है ना वो ये आवाज सुनकर बाहर आ गई, मैं होती कुछ भी नहीं, ओ भी अज कह गया, मैं होती कुछ भी नहीं, वो भी आज ओ क्या। भी अज कह गया, एदे कोलो बद केड़ा दुख बाकी रह गया, क्या कहना। अपना बेगाना होया, हम्म, वैरी समाना होया, क्या कहना। तू न जांदी बार मिलया है, जिंदगी तमाशा बनी। क्या कहने। सुभान अल्लाह। सुपर हिट हो गया गाना। सही बात तो है। वो जो क्रिएटिव लोग होते थे ना सर, वो अपनी एक एक लाइन के पीछे हट जाते अपना कैरियर दाव पे लगा देते थे। तो कहने लगे हाँ जी, पेंडू दी रोटी देखिए, हैं। पेंडू दी रोटी बहुत हिट हो गई है। अच्छा बहरहाल, मैंने अभी आपसे सवाल यही किया था कि आपने बहरहाल ये कहा कि गाना कोई हिट नहीं हो रहा। अक्सर पाकिस्तान के जो फनकार हैं, सालों गुजर जाते हैं सर, सालों,
साल में एक गाना नया नहीं आता जो हिट हुआ हो, सिवाय हदीका कयानी और सज्जाद भाई के कभी कभार जब भी वो कोई गाते हैं, कोई एक आध साल में गाना जरूर दे देते हैं। लेकिन हमारे बहुत से फनकार इस तरह में सोच नहीं रहे, इसकी क्या वजह है? देखिए, मैंने अर्ज किया तो मैं बात वहीं पे ला रहा था कि हिट अस्थाई क्रिएट नहीं हो रही। हिट अस्थाई मतलब 3 लोग मिलकर हिट गाना बनाते हैं। एक नगमा निगार होता है, एक मौसीकार होता है, फिर उसको एक गाने वाला होता है। ठीक है। ठीक है जी। हिट अस्थाई जो है वो तख्लीक होती है नगमा निगार से, फिर उसके बाद उसकी एक हिट कॉम्पोजिशन बनती है, एक खूबसूरत तर्ज में उसको ढाला जाता है। ये दोनों शोबे हमारे यहाँ मतरूक हो गए। एक आदमी ने एक वर्क स्टेशन लगाया हुआ है, वो अकले कुल है, वो बैठा हुआ है और उसकी बहुत डिमांड है। उसको कई सारी मशीनों के नाम आते हैं और वो बताते हैं कि जी मैंने वो वाला माइक लगाया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, मतलब बिजली भरी है मेरे आंगन में। तो वो अपनी उस सलाहियतों को जो है, अच्छा फिर जो बनवाने आ रहा है वो उनसे भी बड़ा फजूल आदमी है, वो मौसीकी जानता नहीं है, वो नाम सुनकर आता है कि जी मैं तो उससे बनवा के लाया हूँ गाना। फिल्म बनाते हैं 4 दोस्त मिलकर, किसी को राइटर बनने का शौक होता है, वो अपना रांझा राजी करता है, किसी को हीरोइन बनने का शौक होता है, किसी को तो वो उस चक्कर में पकड़ धकड़ प्रोडक्शन है, पैसे सबके पास बहुत है। बात यह है कि जब आप पाकिस्तान बेसिकली कोई कल्चर लविंग सोसाइटी नहीं है। सही। ठीक है, यहाँ पर कल्चर के साथ एक खास दुश्मनी है, एक मखसूस तबके की, अगर मैं उसका नाम ना भी लूं तो लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बाहर की है। तो हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है, कई कॉन्सर्ट्स हमारे ऐसे होते हैं कि कॉन्सर्ट के दौरान जो है वो आ जाते हैं अल्लाह के नेक बंदे और वो आके तोड़ फोड़ का भी इंतजाम करते हैं और बाज दफा वो बदतमीजी भी करते हैं। और वो क्योंकि मैंने पंजाब के और अंदर शहरों में बहुत सारे शोज किए, मेरे साथ चीचा वतनी में बदमजगी का वाकया हुआ और मैंने बड़ी मुश्किल से उसको पुलिस और इंतजामिया की मदद से उस मामले को मैंने सुलझाया। इस तरह का एक वाकया हमारे साथ भावल नगर में हुआ, हमने वहां पर भी मैनेज किया बड़ी मुश्किल से। हमारे पास सिवाय बैकफुट पे जाने की कोई तरीका नहीं, क्योंकि एक नारा लग जाता है कि जी कंजर खाना बंद करो। सही। आरिफ भाई, आप मुझे जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्या हम जैसे लोगों को कंजर कहा जा सकता है? सही बात है, गलत है। कितना गलत। तो ये हमारे यहाँ एक कल्चर दुश्मन सोसाइटी जो है ना, उसको वो है इस गाने की जो दुनिया है उसको जो मिरासी और ये, जबकि इसके हवाले से बड़ी बहुत सी एक रिसर्च भी आई है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि हर एक के बारे में गलत फैसला करने से पहले आखिर को वो इंसान भी तो है ना सर। मैंने आपसे सवाल यही किया कि जो इंसानियत को इस वक्त मुश्किल का सामना है और वो लोग जो बहुत ज्यादा मुश्किल में है उनकी आप मदद कर रहे हैं, मसलन ये बहुत बड़ी खिदमत है। तो मैं मसलन यही इधर इस वक्त क्या सूरत हाल है, मसलन कुछ लोगों की जिन्होंने आप जिनकी मदद कर रहे हैं, मसलन आपकी सूरत हाल बेहतर हो रही है, उनको कुछ पहुंच रहा है, कुछ लोग उनकी मदद कर रहे हैं? देखें, वही मैं आ रहा था कि ये जो मदद करने वाले जो अनासिर आते हैं ना सामने, तो इसमें से बहुत सारे जो है ना वो चाराने खर्च करके 4 करोड़ रुपए की माइलेज लेना चाहते हैं। सही। ठीक है, अच्छा उन अनासिर से हमारी तौबा। एक तो मैं कभी भी फनकार को राशन की लाइन में खड़ा हुआ नहीं देख सकता। ठीक। दूसरी बात यह है कि फनकार की मदद करना तो वैसे फनकार तो होना ही जायज नहीं है, तो उसकी मदद, क्योंकि जो हमारे यहाँ चैरिटी करने वाला ज्यादा तबका है ना वो मजहबी तबका है। सही। तो वो मजहबी तबका जो है वो फनकार को तो किसी खाते में नहीं गिनता। तो मतलब हमारी तो मदद करना गुनाह हो गया, सख्त गुनाह है। मतलब वो हलाल के पैसे जो है, साफ पैसे, जिनकी एक नई इस्तिलाह है उनके आजकल दीनी मजहबी हलकों की, तो जी वो साफ पैसे जो है वो हम ये देंगे नाफला उसमें और यूं है फलाना है। तो जैसे ये लॉकडाउन की सूरत हाल हुई तो मैंने ये देखा कि यार हम तो हमारे बारे में कुछ सोचेगा भी नहीं और कहेगा अच्छा है मरे साले, इनके फंक्शन बंद हुए, गुनाह का कारोबार खत्म हुआ, ऐसी कंजर खाना बंद हुआ, लानत भेजो इन पे। तो इस किस्म की आवाजें आएंगी कि अभी शुक्र करो इनसे तो जान छूटी है भाई, नाच गाना बंद हुआ। ठीक है जी।
तो उस चक्कर में वो तो शुक्र करेंगे हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो यहाँ हमारी जो कम्युनिटी है वो बेचारी भूख से मर जाएगी। तो मैं उसके लिए खड़ा हुआ और मैंने आवाज उठाई, मैंने कहा जी कुछ करना है इन लोगों के लिए। तो क्योंकि मैं EMI पाकिस्तान म्यूजिक का इदारा है, मैं उसका PR और आर्टिस्ट और रॉयल्टीज वगैरह का जो शोबा है मैं उसका निगरान हूँ। तो जो चेयरमैन है हमारे, मेरा ताल्लुक उन्हीं के साथ होता है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि जी मैं इस तरह का एक काम कर रहा हूँ, तो कुछ आप लोग भी इसमें हिस्सा डालें। तो उन्होंने कहा कि क्या किस तरह प्रोसीड करोगे? मैंने कहा जी लिस्ट बना रहा हूँ कराची और लाहौर के म्यूजिशियंस की, और उनके घरों पे पहुंचाना है ये सामान। तस्वीर नाम नहीं आएगा किसी का। कहने लगे ठीक है करो। तो क्या लागत आ रही है? मैंने कहा जी कोई 4,000 रुपए तक पर खानदान जो है वो आएगा, बुनियादी अजनास जो है 1 महीने की। कहने लगे कितने लोग बन रहे हैं? मैंने कहा जी कोई 350 के करीब। कहने लगे तुम इसका अरेंजमेंट करो, कराची में बांटो, फिर जब कराची हो जाए फिर मुझे बता देना, फिर लाहौर कर लेना, तुम किसी से पैसे मत मांगना, हम करेंगे, हम म्यूजिक कंपनी है, हम करेंगे। मैंने उनके जहन में भी ये बात डाली, मैंने कहा जी देखिए आप तो आर्ट लवर आदमी है, लेकिन ये है कि जो दूसरे तबकात है ना वो हमें हमारी मदद करने को अच्छा नहीं समझेंगे। तो वो हंसने लग गए, कहने लगे नहीं नहीं तुम करो। तो मैंने वो किया, अमीद रियाज साहब उनका नाम है, उनके भाई अतीद रियाज साहब बड़े, उन लोगों ने कहा करो, दाम है दर में सुखल है कदम, उन्होंने कहा करो। फिर उसके बाद जब हो गया कराची, तो मैंने कोई लियारी कोरंगी सब जगह के म्यूजिशियंस तक मैं पहुंचा, उनके घरों पे गया और उनको मैंने पहुंचाया। उसके बाद मैं निकला, मैंने कहा जी अब मुझे लाहौर जाना है। तो कहने लगे तुम ये भेज दो पैसे वैसे, इजी पैसा ये वो इस तरह कुछ कर दो। तो लाहौर कैसे जाओगे, तुम तो जहाज बंदे, ट्रेन बंदे, ट्रांसपोर्ट बंदे। मैंने कहा जी गाड़ी पर जाऊंगा। कहने लगे तुम चले जाओगे? मैंने कहा मेरा तो रोज का काम है। तो मैंने जनाब वो गाड़ी स्टार्ट की और मैंने 2-3 दोस्तों को आवाज दी, मैंने कहा मेरे साथ भी चल रहा है लाहौर? तो कहने लगे भाई खुदा का वास्ता है, कोरोना बाबा खड़े हुए रास्ते में, आप किस चक्कर में हमें। मैंने कहा बहरहाल यार मुझको तो जाना है, मैं जा रहा हूँ। मैंने अपने बच्चों से बड़ी मुश्किल से उनको राजी किया और मैंने कहा मैं नेक काम करने जा रहा हूँ, अल्लाह मदद करेगा, मुझे कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। तो मैं जनाब निकल खड़ा हुआ और अकेला कराची से लाहौर पहुंच गया गाड़ी चलाकर। वहां जाकर फिर हम लोगों ने, वहां पर ताफू साहब खड़े हो गए मेरे साथ, इदरीस भाई साउंड इंजीनियर हैं वो खड़े हो गए, फिर और मेरे साथ म्यूजिशियन फिल्म इंडस्ट्री के जो थे वो आए सब लोग। फिर हमने अपने हाथ से पैकिंग की वहां पर और माशाल्लाह कोई 250 घरों में हमने वहां पर डिलीवर किया। तनवीर हाफिज साहब, यही काम है, यही चीजें हैं जो याद रह जाएंगी, जो अल्लाह भी पसंद करता है। बंदा तो पसंद कर ही रहा है, लेकिन बंदों का खालिक जो है वो भी इसी काम को पसंद कर रहा है कि उसके बंदों के काम आया जाए। यही इंसानियत है और यही इंसान से मोहब्बत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बड़ा वक्त दिया आज और बहुत सी आपसे बातें हुई। कोई बात बुरी लगी हो तो बहुत दिली माजरत, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे गुफ्तगू रहेगी। तो ख़वातीन हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम। और आखिर मैं बल्कि ये चाहूँगा कि अगर आप कुछ कहना चाहें आखिर में, कोई पैगाम दोस्तों, साथियों या दुनिया के लिए, प्लीज जरूर करिए। बस मैं खास तौर पर जहां आप बैठे हुए उन सब दोस्तों के लिए, बहन भाइयों के लिए दिल की गहराई से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला कोरोना से आप लोगों को निजात दे, और अब जो नस्ली फसादात का एक शोर उठा है अल्लाह ताला इससे भी निजात दे। इंसान का मरना कहीं पर भी अच्छी बात नहीं, इंसान का कत्ल होना या इंसान का वबाई माहौल में इस तरह रुखसत होना ये बहुत तकलीफ दे बात है। अल्लाह ताला इंसानों को जल्द इस अजाब से निकाले और अल्लाह ताला हम पर मेहरबान हो, हमारी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए और ये सब बहरान जो है ख़त्म हो जाए। मैं तो दुआ दे सकता हूँ और अल्लाह ताला इस क्राइसिस को जल्दी ख़त्म करे और मुझे जल्दी मौका दे कि मैं अपने जो अमेरिकन पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनके पास आकर उनको अपना गाना सुना सकूँ। जरूर इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एक मरतबा फिर तहे दिल से शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम, हमारे मेहमान जिसमें तनवीर आफरीदी हमारे साथ थे। यकीनन आपको इनकी गुफ्तगू पसंद आई होगी। स्क्रीन पे कहीं ना कहीं इंशाल्लाह हमारे नंबर और आप
ईमेल एड्रेस नजर आ जाएगा, अपने ख्याल का इजहार कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।